असर बहुत जल्दी महसूस होने लगा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और बादल घेर आए थे जैसे बरसने ही वाले हो। रामू, जो 50 साल का हो चुका था, रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता और उन्हें बाजार में बेचकर घर का खर्चा चलाता था। रामू की पत्नी जानकी, जो अब बुजुर्ग हो चुकी थी, घर के कामकाज संभालती थी और उनका बेटा मोहन, जो 30 साल का था, अब तक घर की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। मोहन का आलस्य और बेरुखापन रामू और जानकी के लिए चिंता का विषय था, लेकिन कोई ठोस कदम उठाने का साहस वे कभी नहीं जुटा पाए थे। रामू ने एक बार फिर सुबह सुबह लकड़ी के लिए जंगल जाने की तैयारी की। जानकी ने उसे समझाते हुए कहा, रामू, तुम फिर जा रहे हो? इस ठंड में ये जंगल इतना खतरनाक हो गया है, मेरी तो जान निकल जाती है जब तुम बाहर जाते हो। जानकी, अगर मैं नहीं जाऊं तो घर का क्या होगा? हमें तो हर रोज लकड़ियां बेचनी होती हैं, तभी तो चूल्हा जलता है। लेकिन रामू, तुम्हारी उम्र देखो, इस उम्र में तुम लकड़ी काटने का काम नहीं कर सकते। मुझे चलने दो जानकी, अगर आज मैं नहीं गया तो लकड़ी का काम कल भी नहीं होगा, घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा। इतना कहकर रामू लकड़ी काटने के लिए निकल जाता है। रामू के जाने के बाद जानकी मोहन के पास गई और उससे कहा, तुम ठीक से सो रहे हो और तुम्हारे बाप को जंगल में खतरों का सामना करना पड़ रहा है, तुम जरा भी नहीं समझते। मुझे क्या करना है? मुझे तो कोई काम नहीं आता और ना ही मुझे जंगल जाना पसंद है। इतना कहकर मोहन फिर से सो गया और जानकी भी बिना कुछ बोले ही अपने काम में वापस लग गई। इधर रामू कड़ाके की ठंड और तेज बर्फीली हवाओं के बीच में से होकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था। बर्फीली हवाएं रामू के बदन को छूकर निकल रही थी, लेकिन रामू बिना हार माने लगातार अपनी कुल्हाड़ी चलाए जा रहा था। तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। वह जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा ताकि समय से पहले घर लौट सके। तभी बारिश तेज हो गई, हर तरफ मूसलाधार पानी गिरने लगा। रामू को लगा कि अब देर कर दी तो वापस लौटने में मुश्किल होगी। लकड़ी का बोझ उठाकर वह घर की ओर चल पड़ा, लेकिन ठंडी और बारिश की वजह से उसका शरीर कांपने लगा था। उसकी हालत यह थी कि उसके पैरों से अब कदम सही से नहीं उठ रहे थे, लेकिन वह चुपचाप चलता रहा, यह सोचकर कि घर में क्या होगा अगर वह देर से लौटे।
घर लौटते समय रामू और भी ज्यादा थक चुका था। जानकी ने उसे देखकर कहा, रामू, तुम भी ना बारिश में भीगते हुए आए हो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। तुम तो जानती हो जानकी, ये घर कैसे चलता है। अगर मैं वापस नहीं आता तो हमारा क्या होगा। मोहन से उम्मीद रखना बेकार है। पर अब तुम क्या करोगे, छत पर तो पानी टपकता ही रहेगा। अभी तो यही सोच रहा हूँ, यही सब जिंदगी बन गई है, कोई और रास्ता नहीं है। वह रात बहुत मुश्किल थी। रामू की तबीयत खराब हो गई थी और घर की छत जगह जगह से टपक रही थी। जानकी ने जो बर्तन लगाए थे उनमें पानी भरने के अलावा कुछ नहीं हो पा रहा था। यह सब देख रामू ने कहा, अब इस घर की हालत नहीं देखी जाती, ये छत और घर अब नहीं संभलेंगे। रामू, क्या हम इसे ठीक नहीं करवा सकते? हमारे पास पैसे कहाँ हैं? कुछ नहीं हो सकता जानकी, और मोहन तो कुछ करेगा नहीं, वह बस आराम करता रहता है। तुम उसे समझाओ, वह काम पर क्यों नहीं जाता? उसे अब कुछ करना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहता है कि उसे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उधर मोहन बिस्तर पर बैठा हुआ बड़बड़ा रहा था, बाबा, मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में क्या हो रहा है। रामू और जानकी ने आपस में देखा और चुप हो गए। घर की स्थिति बिगड़ती जा रही थी और मोहन की बेरुखी ने उन्हें और भी परेशान कर दिया था। अगले दिन रामू फिर से जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया। उस दिन जंगल में बहुत ठंड थी और धुंध भी फैली हुई थी। रामू अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काट ही रहा था कि अचानक एक जंगली भालू उसकी ओर दौड़ा। रामू का दिल दहला और कुल्हाड़ी गिर पड़ी। भालू की ओर से कोई चेतावनी नहीं थी, वह सीधा रामू पर हमला करने ही वाला था। रामू जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, लेकिन इसी बीच उसे चोट भी लग गई थी। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह फिर भी अपने घर की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में डर और थकान साफ झलक रही थी। उस रात जब रामू घर लौटा तो उसने जानकी से कहा, तू ठीक कहती थी जानकी, जंगल में अब रहना और भी खतरनाक हो गया है। भालू ने मेरी जान ले ली होती। जानकी घबराते हुए बोली, तुम और कितनी बार अपनी जान खतरे में डालोगे? अब तो कुछ और सोचना पड़ेगा। रामू ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी हालत ऐसी थी कि अब जंगल जाने का मन नहीं करता था, लेकिन परिवार की जरूरतें उसे बार बार उस दिशा में धकेल देती थी। रामू की चोट और हालत को देखा तो जानकी ने मोहन से कहा, तुमको क्या हो गया है मोहन? तुम्हें अब काम पर जाना होगा। तुम्हारे पिता की हालत ठीक नहीं है और हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। मुझे क्या करना है? मैं जंगल नहीं जा सकता, मुझे वहाँ डर लगता है। मुझे कोई और काम करना चाहिए। रामू को बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने मोहन से कहा, तू आलसी हो गया है, तेरी वजह से हम और मुश्किलों में फंस गए हैं। तुझे अब कुछ करना ही पड़ेगा।
मोहन चुपचाप बाहर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वह समझ रहा था कि परिवार की जिम्मेदारी अब उसे ही उठानी होगी, लेकिन उसका डर और आलस्य उसे रोक रहे थे। रामू की चोट और ठंड में भीगने के कारण उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। वह खांसते खांसते बेदम हो जाता, लेकिन फिर भी काम करने से नहीं रुकता। जानकी उसकी हालत देखकर परेशान थी। एक रात रामू ने जानकी से कहा, जानकी, लगता है अब मुझसे ये काम नहीं होगा। शरीर जवाब दे रहा है। रामू, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। तुमने हमेशा हमारे लिए किया है, अब मोहन को कुछ करना होगा। उधर मोहन दिन भर घर के बाहर इधर उधर घूमता रहा। रात होने पर जब वह घर लौटा तो जानकी ने उसे कड़क आवाज में कहा, मोहन, अब बस बहुत हुआ। तुम्हारे पिता की हालत देख रहे हो, अब काम तुम संभालोगे। मैं क्या करूं? मुझे काम करना नहीं आता। मैं लकड़ी काटने नहीं जाऊंगा। तू अगर कुछ नहीं करेगा तो ये घर नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सोने चला गया, लेकिन उसके मन में पिता की बातें गूंज रही थी। मोहन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वह समझ रहा था कि परिवार की जिम्मेदारी अब उसे ही उठानी होगी, लेकिन उसका डर और आलस्य उसे रोक रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। उसने ठान लिया कि वह जंगल जाएगा। यह पहली बार था जब उसने अपने आराम से बाहर कदम रखा। जंगल में पहुंचते ही उसे ठंड ने घेर लिया। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसने महसूस किया कि यह काम आसान नहीं है। ठंडी हवाओं और कोहरे के बीच में से होकर वह लगातार चलते जा रहा था और अंत में वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पर उसे लकड़ियां मिल सके और वहां जाकर वह लकड़ियां काटने लगा। लकड़ी काटते समय उसके हाथ कांप रहे थे। कुल्हाड़ी संभालना भी मुश्किल लग रहा था। अचानक उसे झाड़ियों से आवाज सुनाई दी। तभी एक सांप पुकारता हुआ उसके पास आया। मोहन डरकर इधर उधर देखने लगा। वह घबराकर पीछे हट गया और कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर पड़ी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें बाजार ले गया। यह कुछ लकड़ियां हैं जो मैं जंगल से काट कर लाया हूँ। इन्हें आप अच्छे दामों पर खरीद लीजिए। उन लकड़ियों को देखकर व्यापारी ने कहा, लकड़ियाँ ठीक से सूखी नहीं हैं, हम इनका दाम कम देंगे। मोहन ने निराश होकर कहा, ठीक है, जो भी दो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। ये लो तुम्हारे पैसे और लकड़ियों को यहाँ पर रख दो। मोहन को लकड़ियों के जितने पैसे मिले उतने पैसे लेकर वह अपने घर लौट गया। घर लौटकर उसने माँ को पैसे दिए। जानकी ने पैसे देखकर कहा,
इतने कम पैसे? यह तो कुछ भी नहीं है। मोहन चुप रहा। वह समझ चुका था कि उसके पिता इतने सालों से यह काम क्यों करते रहे और यह कितना मुश्किल है। रामू की तबीयत अब और खराब हो चुकी थी। उसकी खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जानकी ने मोहन से कहा, अब तो रामू को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। माँ, मैं कुछ करूँगा। मैं और लकड़ियाँ काटूँगा, शायद कुछ पैसे जुटा पाऊँ। मोहन ने जंगल में ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। ठंड और बारिश में काम करते करते उसकी हालत भी खराब होने लगी, लेकिन वह रुका नहीं। एक दिन बाजार से घर लौटते समय मोहन की मुलाकात गांव के जमींदार से हुई। जमींदार ने मोहन को देखकर कहा, मोहन, तुम्हारी हालत देख रहा हूँ। अगर पैसे चाहिए तो मेरे खेतों में काम करो, मैं तुम्हें उधार दे दूँगा। जमींदार साहब, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जो भी काम मुझे बोलोगे, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। मोहन खेतों में काम नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मजबूरी में हामी भर ली। मोहन दिन भर तो खेतों में काम करता और रात होने पर जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता। धीरे धीरे मोहन ने पैसे इकट्ठे किए और अपने पिता का इलाज करवाया। धीरे धीरे रामू की तबीयत में भी सुधार होने लगा और अब वह एकदम ठीक था। मोहन ने अपने आलस्य को छोड़ दिया था और मेहनत करने लगा। यह देखकर रामू और जानकी ने गर्व महसूस किया और मोहन से कहा, मोहन बेटा, हमें तुझ पर गर्व है। हमने तो सोचा था कि तू अपने आलस्य को कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन तूने अपने आलस्य को छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दिया है। मोहन बेटा, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब थोड़ा खुद के बारे में भी सोच। अब तू भी शादी कर ले और खुशी खुशी अपना जीवन बिता। हाँ बेटा, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। हमारी भी अब उम्र हो चुकी है। हम भी अपने पोते पोतियों का मुंह देखना चाहते हैं। माँ, बाबा, आप दोनों जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा।